सामान्य भूगोल हमारे परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन का एक मुख्य विषय है। इसमें से प्रश्न प्रारंभिक परीक्षाओं में भी, मुख्य परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो इसी विषय वस्तु को ध्यान रखते हुए आज हम भूगोल के एक टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसके क्रस्ट के बारे में भी पूछे जाते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पूछे जाते हैं। तो आज हम इन दोनों विषयों को, आज दोनों टॉपिक्स का हम अध्ययन अपने इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इसके बारे में विभिन्न विधियों से पता लगाया जाता है। जैसे भूकंपीय तरंगे हम जानते हैं कि पी तरंगे जो होती हैं वो सभी माध्यमों में चल जाती हैं, लेकिन एस तरंगे केवल सॉलिड माध्यम में चलती हैं। तो जब भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के अंदर से होकर गुजरती हैं तो पी तरंगे, तो जैसे मान लिया ये पृथ्वी है और पी तरंग यहाँ से चली तो ये यहाँ पर महसूस की जा सकती है, लेकिन अगर ये यहाँ पर अगर लिक्विड है या तरल है तो एस तरंग जो है वो यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी, यहाँ पर नहीं महसूस की जाएगी। तो इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि हो न हो ये पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल है। दूसरा एक महत्वपूर्ण है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है या अन्य किसी विधि से लावा बाहर निकलता है तो तरल अवस्था में होता है, ठोस नहीं होता है, बाद में आकर के जम जाता है। इसके अलावा अन्य बहुत से कारण हैं, जैसे टेम्परेचर। जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर हम जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो उस टेम्परेचर वृद्धि यहाँ तक आकर के इसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता था। ऐसी स्थिति में कोई वस्तु, कोई मेटल ठोस अवस्था में नहीं रह सकती है। इस कारण से भी इसको तरल माना जा सकता है। तो इसी आधार पर हम इसका पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अध्ययन करने के लिए हम इसको कई भागों में बांटते हैं। जैसे सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसे भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। भूपर्पटी हमारी सारी गतिविधियों का केंद्र बिंदु ये भूपर्पटी ही होता है। हमारी खेती बाड़ी, हमारे घर, हमारे निवास सब इसी भूपर्पटी में बने होते हैं। इसका दूसरा जो मुख्य पार्ट होता है मैंटल होता है, और तीसरा जो भाग होता है वो क्रोड होता है, या आंतरिक या केंद्र कह सकते हैं इसको। भूपर्पटी की जो मोटाई होती है सबसे कम होती है। ये केवल पॉइंट पूरे पृथ्वी के, अगर पूरी पृथ्वी को एक गोला तो है ही है, इसमें अगर इसके परसेंटेज बांट लिया जाए तो इसका केवल 0.5% भूपर्पटी के रूप में आता है। 0.5% भूपर्पटी होता है। और इसकी कुल मोटाई जो वास्तविक रूप से मानी गई है वो 5.4 किलोमीटर। ये 5.4 किलोमीटर तक भूपर्पटी मानी जाती है। हालांकि कुछ विद्वान इसे 30 किलोमीटर तक अंदर ले जाते हैं, लेकिन यह है कि जो हमारी मुख्य भूपर्पटी है वो 5.4 किलोमीटर तक है। और ये इसका जो घनत्व हो हल्का है। कैसा है? हल्का है। और एक किसका बना होता है? सिलिका और एल्युमिनियम का। या सिलिका प्लस एल्युमिनियम, Si+Al। Si जो है सिलिका का फार्मूला है और केमिकल फार्मूला है एल्युमिनियम, Al एल्युमिनियम को कहा जाता है। तो ये हो गया सियाल, या इसे सियाल भी कहते हैं, सियाल। इसी तरह से मेंटल की जो गहराई होती है ये पृथ्वी का लगभग 83% भाग कवर करता है मेंटल। और इसकी जो गहराई होती है 2895 किलोमीटर तक, यानी इसका अधिकतर भाग, पृथ्वी का अधिकतर भाग मेंटल के रूप में है 2895 किलोमीटर। और ये इसका जो घनत्व के आधार पर इसका जो हल्का भारी वाला सिस्टम है ये हल्का भारी होता है, हल्का भारी या
मध्यम भारी। चूँकि इसकी मोटाई बहुत है, गहराई 2895 किलोमीटर है, इसलिए ऊपर और नीचे में अंतर आ जाता है घनत्व में, तो ये नीचे की तरफ मध्यम भारी। और ये जो बना होता है ये किसका बना होता है? सिलिका और मैग्नीशियम का। Si+Mg या साइमा, इसे साइमा भी कहते हैं। इसी तरह से क्रोड को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो बाह्य क्रोड होता है और एक आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड की जो मोटाई होती है वो करीब 2220 किलोमीटर है, और यहाँ पर ये 1255 किलोमीटर तक लगभग होता है आंतरिक क्रोड। ये बने किसके होते हैं? निकिल प्लस फेरस, यानी निफे। इन्हें निफे जिससे बने होते हैं, निफे कहा जाता है उसे। इस तरह से ये पूरी संरचना पृथ्वी की होती है, और इसमें घनत्व संबंधी अंतर होता है। जैसे अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इस तरह देखें, जैसे इसको हम मिटा दे रहे हैं, जैसे मान लिया ये भूपर्पट्टी है हमारी, और ये पृथ्वी के क्रोड तक एक सेक्शन हम काट लें ऐसे ही, ये पृथ्वी का क्रोड है, तो ये भूपर्पट्टी हो गई। और यहाँ पर, यहाँ तक मान सकते हैं मेंटल हो गया, और नीचे तक मान लिया जाए यहाँ तक मेंटल हो गया, और मेंटल के आगे क्रोड है, तो ये इतना बाह्य क्रोड और ये आंतरिक क्रोड। यानी ये जो 5.4 किलोमीटर है यहाँ तक की स्थिति, जो क्रस्ट हमारा है 5.4 किलोमीटर, ये मेंटल जो है 2895 किलोमीटर। ये क्रस्ट को हम रंग देते हैं, ये 2895 किलोमीटर है, और ये इधर 2220 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1255 किलोमीटर है। यहाँ पर जो भूपर्पट्टी है, ऊपर का घनत्व तो हल्का होता है, ऊपर हल्का होता है, लेकिन नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है। इसलिए नीचे प्रेशर ज़्यादा होने के कारण नीचे लगभग 3.0 की घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.0 है, सभी जानते हैं, और यहाँ नीचे 3.0 के आसपास आ जाता है। तो ये घनत्व में वृद्धि जो होती है, इससे ऊपर के और नीचे के जो लेयर है, ऊपर भूपर्पट्टी जो है, नीचे भूपर्पट्टी है, इसमें थोड़ी असंबद्धता पाई जाती है। जैसे अगर हम गीली मिट्टी और एक फर्श पे गीली मिट्टी रख दें, तो दोनों में जो डिसकंटिन्यूटी है, असंबद्धता है, वही असंबद्धता यहाँ भी पाई जाती है। क्योंकि ऊपर घनत्व कम है, नीचे घनत्व ज़्यादा है, तो भूपर्पट्टी में जो असंबद्धता है, इसे सबसे पहली बार जो खोजा था, किसने खोजा था? कोनार्ड। इसे कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोनार्ड असंबद्धता, इसमें जो पाई जाती है। अब फिर मेंटल जो होता है वो थोड़ा भारी होता है, और यहाँ पर जो क्रस्ट का निचला हिस्सा होता है उसके अपेक्षाकृत हल्का होता है। जब भी तरंगे अंदर आती हैं, इसमें क्रस्ट से होकर के नीचे आती हैं मेंटल में, तो उनकी गति बढ़ती है। बढ़ने ये बताता है कि यहाँ पर घनत्व ज़्यादा है, और इस घनत्व ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर भी एक असंबद्धता पाई जाती है, निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल में। निचला क्रस्ट कह सकते हैं, निचला क्रस्ट और
ऊपरी मेंटल। इसमें जो असंबद्धता होती है उसे मोहो असंबद्धता कहते हैं। कौन सी असंबद्धता? मोहो असंबद्धता। ये असंबद्धता लगातार क्रोड तक बनी होती है और यही स्थिति मेंटल के निचले हिस्से में और क्रोड के ऊपरी हिस्से में, यहाँ पर जो असंबद्धता पाई जाती है, मेंटल का निचला हिस्सा और क्रोड का ऊपरी हिस्सा, एरेपिटी असंबद्धता है। और क्रोड का ऊपरी हिस्सा और बाह्य क्रोड का ऊपरी हिस्सा, बाह्य क्रोड के निचले हिस्से में जो असंबद्धता होती है उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता। और जो बाह्य क्रोड के अंतिम भाग और आंतरिक क्रोड के शुरुआती में जो असंबद्धता होती है यहाँ पर, वो लहमैन असंबद्धता होती है। कौन सी असंबद्धता होती है? लहमैन असंबद्धता। ये पीसीएस में भी और यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये हो गई पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। अब पृथ्वी की त्रिज्या अगर हम देखें तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6370 किलोमीटर है। एवरेज त्रिज्या अगर निकाली जाए तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है कितनी है? 6370 किलोमीटर। और इसका भी हमने बताया था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर लगातार टेम्परेचर बढ़ता रहता है। ये टेम्परेचर की वृद्धि जो प्रारंभिक 100 किलोमीटर है, प्रारंभिक जो 100 किलोमीटर है, यहाँ पर जो टेम्परेचर की वृद्धि होती है 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से होती है। 100 किलोमीटर के बाद 300 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर के बाद 300 किलोमीटर तक जो वृद्धि होती है 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से। 300 किलोमीटर के बाद क्रोड तक इसके आगे जो वृद्धि होती है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से होती है। इस तरह से जो क्रोड का टेम्परेचर अनुमानित किया गया है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक अनुमानित किया गया है। 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक अनुमानित किया गया है और इसी आधार पर माना गया है कि इतने अधिक टेम्परेचर पर ये तरल अवस्था में ही होगा। ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो गई है जो हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है और ये थोड़ा सा मेमोराइज करने में थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए इसको अगर समझ के पढ़ेंगे तो आसानी से मेमोराइज हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारे जीवन में, सीधा प्रत्यक्ष रूप से पूरी पृथ्वी का आंतरिक संरचना ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसका उपयोग हम करते हैं अपने दैनिक जीवन में वो है क्रस्ट, भूपर्पटी। भूपर्पटी की संरचना के बारे में भी देख लेते हैं। भूपर्पटी की क्या संरचना होती है? तो भूपर्पटी की अगर संरचना को हम इस तरह से करें, भूपर्पटी की संरचना को अगर हम 2 भागों में बांट दें, पहला भाग चट्टानें और दूसरा खनिज। पहला चट्टानें, ये भूपर्पटी, तो इसमें चट्टानें और खनिज। खनिज जो भूपर्पटी में पाए जाते हैं लगभग 2000 खनिज पाए जाते हैं। कितने खनिज पाए जाते हैं? लगभग 2000 खनिज पाए जाते हैं, जिसमें 12 सर्वत्र पाए जाते हैं और इसमें 3 प्रमुख होते हैं। 3 खनिज प्रमुख होते हैं। ये 3 कौन कौन से हैं? 3 को हम देख लेते हैं। पहला सिलिकेट, क्या है? सिलिकेट यानी सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन।
सिलिकेट प्लस ऑक्सीजन, दूसरा कार्बोनेट, इसमें क्या होता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस कैल्शियम, और तीसरा जो होता है ऑक्साइड होता है। कहने का अर्थ यह है कि तीनों में देखिए ऑक्सीजन तीनों में उपस्थिति है, यानी क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। ये लगभग ऑक्सीजन क्रस्ट में लगभग ऑक्सीजन की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये लगभग 47% होता है। उसके बाद सिलिकॉन की मात्रा होती है, ये कितना होता है लगभग 28%। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा। ऑक्सीजन 47%, सबसे क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन है। इसके बाद आते हैं चट्टानों पर। चट्टानें 3 तरह की होती हैं। पहली आग्नेय, दूसरी अवसादी, और तीसरी रूपांतरित। पहले आग्नेय चट्टानों के बारे में देखते हैं। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में, जब पृथ्वी के निर्माण की अवस्था में सभी तत्व एक तरल मैग्मा के रूप में पृथ्वी के अंदर थे, और यही मैग्मा जब धरती के निर्माण के बाद जब धरती के अंदर से बाहर निकलने के प्रयास में भाप द्वारा या किसी और कारण से पृथ्वी के उथल पुथल द्वारा बाहर निकलने के प्रयास में जब ये मैग्मा धरती के अंदर जम गया तो एक अलग चट्टानी रूप में पाया गया, और जब धरती के बाहर जमा तो वो अलग चट्टानी रूप में पाया गया। ये शुरुआती सारी चट्टानों की उत्पत्ति इन्हीं चट्टानों से हुआ है। ये आग्नेय चट्टानें थीं और ये प्राथमिक चट्टानें हैं। ये कौन सी चट्टानें हैं? प्राथमिक चट्टानें हैं। और बाकी चट्टानें जिससे अवसादी हुआ, रूपांतरित हुआ, इन्हीं के क्षरण से, इन्हीं के परिवर्तन से इन चट्टानों का निर्माण हुआ। आग्नेय चट्टानें भी दो स्थिति में, जैसे दो रूपों में पाई गई। पहली तो बहिर्वेधी, और दूसरी अंतर्वेधी। बहिर्वेधी चट्टानें कौन सी थी? बहिर्वेधी चट्टानें जब पृथ्वी के धरातल से किसी तरह से लावा बाहर निकला, मैग्मा बाहर निकला और धरती के ऊपर आ गया। धरती के ऊपर आने से जब उसमें से गैसीय अंश, मैग्मा का गैसीय अंश जब विलीन हो गया वातावरण में, तो उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। लावा से ही जब वो चट्टानें फिर ठोस हुई, ठोस होने के बाद इन्हीं बहिर्वेधी चट्टानों का निर्माण हुआ। और इनके डेक्कन ट्रैप हमारा इसी तरह की चट्टानों से बना है, बेसाल्ट चट्टानों से। और ये बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से ही रेगुर मिट्टी का निर्माण हुआ, जो काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कौन सी मिट्टी? रेगुर मिट्टी। ये बेसाल्ट चट्टानें वही चट्टानें हैं जो मैग्मा के निकलने के बाद जो गैसीय अंश विलीन हो गया, लावा बचा रह गया, वो बेसाल्ट चट्टानों के रूप में था। और इनके क्षरण से रेगुर मिट्टी का या काली मिट्टी का, इन्हें काली मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी का निर्माण हुआ। दक्षिण में इसीलिए जो है काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि बेसाल्ट चट्टानें या लावा से निर्मित पठार का निर्माण दक्षिण में ही, अब दक्षिणी भारत में ही हुआ है। अब आती बात अंतर्वेधी चट्टानों की। ये कई तरह की होती हैं। यहाँ बहिर्वेधी चट्टानों में हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि जैसे बहिर्वेधी, जब धरती के ऊपर लावा आता है, मैग्मा आता है, तो वो बहुत तेज़ी से ठंडा होता है, क्योंकि ऊपर बाहर टेम्परेचर कम होता है, बहुत तेज़ी से ठंडा होता है। और इससे रवे बहुत छोटे बनते हैं, और इनके क्षरण से ही रेगुर, छोटे छोटे कणों के कारण रेगुर मिट्टी बनती है। लेकिन अंतर्वेधी चट्टानें जो धरती के अंतर है, चूँकि अंतर टेम्परेचर गर्म होता है, इसलिए चट्टानें धीरे धीरे ठंडी होती हैं, और धीरे धीरे ठंडे होने के कारण रवे बड़े बनते हैं, तो बड़ी या विशालकाय चट्टानों का निर्माण होता है। इनको उनके आकार के आधार पर भी कई रूपों में बांटा गया है, जैसे लैकोलिथ, बैथोलिथ,
सिल, डाइक और प्लूटोनिक राख। प्लूटोनिक राख, राख क्या? पातालीय चट्टानें, पातालीय चट्टानें। ठीक। प्लूटोनिक राख जब बहुत गहराई में चट्टानें बहुत निकलने के प्रयास में बहुत गहराई में ही रह जाती हैं और जो उसको बाहर मैग्मा बाहर निकालने वाले कारक हैं छीड़ पड़ जाते हैं, तो बहुत गहराई धरती के क्रस्ट के बहुत नीचे ही वो ठंडी होने लगती हैं और ठंडी होने के प्रयास में धीरे धीरे ठंडी होती हैं और बहुत बड़े रवे बनते हैं जो कि बहुत धीरे धीरे ठंडी होती हैं। तो इस तरह की जो चट्टानें होती हैं बहुत विशालकाय होती हैं और ये इन्हें प्लूटोनिक राख या पातालीय चट्टानें कहते हैं। इसी तरह से डाइक जो होता है, जैसे दो चट्टानों की दरारों से जब होकर मैग्मा बाहर निकलता है, दो चट्टानों या दो अलग चट्टानों के दरारों के माध्यम से मैग्मा किसी कारण से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद ये ठंडा होकर के पड़ा रहता है और जब अपरदनकारी कारक अगल बगल की जो चट्टानें हैं उनका क्षरण कर देती हैं अपरदनकारी ताकतें। लेकिन चूँकि ये मैग्मा बहुत कठोर होता है और ठंडा होने के बाद कठोर बना रहता है, तो ये इस पर अपरदनकारी कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है और ये ऐसे दीवार की तरह खड़ी रहती हैं, इसीलिए इनको डाइक कहा जाता है। और सिल भी इसी तरह का है, जैसे मैग्मा निकलने के चक्कर में या प्रयास में चट्टानों के परत के भीतर घुस जाता है और एक लंबी पतली पट्टी का निर्माण करता है और इसे हम सिल कहते हैं। बैथोलिथ, लैकोलिथ जो चट्टानें होती हैं ये बहुत विशालकाय होती हैं, 50 से 100 किलोमीटर लंबी होती हैं, 50 से 100 किलोमीटर तक लंबी होती हैं, चौड़ी होती हैं और इनकी गहराई तक जाना मुश्किल होता है, इतनी विशालकाय चट्टानें होती हैं। इनके चूँकि अंदर होती हैं, रवे बहुत बड़े होते हैं और इनको बनने में बहुत समय भी लगता है और ये बहुत विशालकाय लैकोलिथ और बैथोलिथ दोनों इस तरह की चट्टानें होती हैं। अब आती बात अवसादी चट्टानों की। अवसादी चट्टानें, जब चट्टान धरती पर, जैसे हमने बेसाल्ट का उदाहरण दिया कि उनके क्षरण से रेगुर मिट्टी का निर्माण हुआ, तो चट्टानें जब धरती के ऊपर हैं तो वो तमाम सारे परिवर्तनों, ऋतु परिवर्तनों का शिकार होती हैं, उनका क्षरण होता रहता है और क्षरण होने के बाद वो विभिन्न तरह की चट्टानों का निर्माण करती हैं। जैसे इसके बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे हम कह सकते हैं जैसे चूना पत्थर हुआ या आप इसको कह सकते हैं कोयला, ये जैविक उत्पत्ति के या जैविक अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। क्या है? चूना पत्थर और कोयला। इसी तरह से अगर हम देखें तो दूसरे जो अन्य सोरा, जिप्सम, सोरा हुआ, जिप्सम हुआ, सेंधा नमक हुआ, ये सब रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें हैं। रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें हैं। ये चट्टानों के अवसाद से, क्षरण से रासायनिक रूप से निर्मित हैं, ये अवसादी चट्टानें हैं। अब आती है रूपांतरित चट्टानों की बात। ये ऐसी चट्टानें हैं जो ताप और दाब के प्रभाव से परिवर्तित हो जाती हैं और ऐसी चट्टानों का, जैसे दाब के प्रभाव से अगर दाब किसी पर, मिट्टी और सेल पर बहुत प्रेशर पड़ दिया जाए तो चट्टान में परिवर्तित हो जाती है, तो इसे गतिक रूपांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिक रूपांतरण। जैसे अगर दाब के प्रभाव से ये परिवर्तित होती हैं, ये दो तरह से ये बनती हैं, एक तो दाब से, एक ताप से। तो दाब से अगर बनती हैं तो गतिक रूपांतरण कहते हैं। इससे ग्रेनाइट जो होता है, ग्रेनाइट नीस में बदल जाता है और मिट्टी और सेल, ये दोनों जो है सिस्ट में बदल जाते हैं। इसी तरह से तापीय रूपांतरण जो होता है, तापीय रूपांतरण में हम देख सकते हैं जैसे कोयला एंथ्रासाइट में बदल जाता है, कोयला
एंथ्रासाइट में, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन होता है, या फिर पुनः ग्रेफाइट में। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में। बलुआ पत्थर किस में बदलता है? तापीय रूपांतरण से क्वार्टजाइट में। चूना पत्थर जो अवसादी चट्टानों का उदाहरण है, ये अगर इस पर ताप का प्रभाव बहुत 150 से 200 डिग्री टेम्परेचर पर ये चेंज हो जाता है, किसमें? संगमरमर में। ये सब इम्पॉर्टेंट है, किस में चेंज होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से इन सारी चट्टानों का निर्माण होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।